पक्का? मेरे जाने के बाद देख लेना उनको। 12-18 हुए हैं, आपको जल्दी फ्री कर दूंगा। 1:15 से पहले अगर कोई बोल गया 3 बजे, पक्का? चलो डन। डन। चलो तो आज की क्लास 3 बजे तक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पक्का? हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। कल पास्ट सिंपल हो गया था, डिटेल में पढ़ा था। तो कल हमने क्या पास्ट सिंपल में पढ़ा, क्या क्या था? एक तो फॉर्म देखी थी वर्ब की, सेकंड फॉर्म V2 या V2 के साथ डिड और V1, फर्स्ट फॉर्म हो गई थी। पास्ट सिंपल का यूज होता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ, बात हो गई। उसके बाद हमने 3-4 स्ट्रक्चर्स देखे थे। एक था सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं क्लॉज में। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर देखा था, एक सेंटेंस में 2 क्लॉजेस रहती है, एक पास्ट में तो दूसरी भी पास्ट में। एक्सेप्शन होते हैं क्या उसके? होते हैं। अगर दूसरी वाली क्लॉज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट कर रही है तो वो प्रेजेंट सिंपल में आ सकती है। जस्ट और जस्ट नाउ वाला पढ़ा था, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट और जस्ट नाउ पास्ट सिंपल, ठीक है। एक और चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, सिंस वाला। सिंस के बाद अगर टाइम आता है वो पास्ट का होता है, तो टाइम की जगह अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में रहती है। ये हो गया था। कल हम लोगों ने लास्ट में एक हेडिंग डाली थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक है पास्ट परफेक्ट। फॉर्म है इसकी वॉजवर, वॉजवर प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ चुके हैं हम, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सेंटेंस के थ्रू समझ पाएंगे। मैंने लिखा, क्या हुआ? अच्छा वो क्या, चलो। When I reached, अच्छा कल मतलब नोट कर लिया था आपने। Home I saw everyone I saw all the members in my family were watching IPL. I lost my purse, कब खोया? When I was traveling. When I was traveling. I was watering the plants when I heard the explosion. देखो वही बात है कि जो सेंटेंस आता है, जो वहां पर मिसिंग वर्ब है उसको अपनी तरफ से फिल करके ये कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि सेंटेंस का सेंस कैसा बनेगा। हमने देखा व्हेन आई रीच्ड होम, रीच्ड लिखा हुआ है तो इतना पता चलेगा सेंटेंस पास्ट का रहेगा। अब पास्ट में एक्टिविटी 4 तरह की होती है, या तो सिंपल या कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या किया, एक 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया ऐसा,
यहाँ पर ये बोर्ड ही थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, तो ये ऐसा लिखा गया है, ये मेंबर्स। हाँ, तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई सो, मैंने क्या देखा कि अगर दूसरी एक्टिविटी ऑन गोइंग है, चल रही है, तो हमने देखा ऑल द मेंबर्स इन माय फैमिली वर वॉचिंग आईपीएल। सेंटेंस में वॉज वर के साथ आईएनजी लगा दिया, सेंटेंस हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस। 4 ऑप्शन आएगा, सेंटेंस देखोगे आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स कब खोया? व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, मेरा दूसरा एक्शन कंटिन्यू था, उस वक्त मेरा पर्स खो गया, तो यहां पर वॉज वर आईएनजी। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी दे रहा था, जब आई हर्ड द एक्सप्लोजन, जब मैंने एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है? विस्फोट की आवाज मैंने सुनी, उस वक्त मैं दूसरा कोई काम कर रहा था। एग्जाम के अंदर बहुत ही रेयर केस में ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आता है तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के लिए क्या है? पास्ट परफेक्ट, ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूअस में तो एक्शन क्या था? कंटिन्यू चल रहा था, इसके अंदर एक्शन कंप्लीट हो गया, इसके अंदर एक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस चीज को ऐसे समझो, पहले तो इसके फॉर्म को समझो, इसमें हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक चीज देखो कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो 12 बजे हुए, तो क्या ये 12 बजे का टाइम प्रेजेंट है? एग्जाम्पल टाइम की बात कर रहे हैं, तो अभी 12 बजे हुए, किसके बजे हुए वो नहीं पता, लेकिन अभी 12 बजे है तो प्रेजेंट का टाइम है। जब मैंने यहां पर 10 बजे की बात की, तो क्या 10 ओ क्लॉक मेरे लिए पास्ट है क्या? 10 ओ क्लॉक का टाइम पास्ट हुआ, तो ये तो हो गया पास्ट, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं इस टाइम को भी बीच में कनेक्ट करते हुए मैं अगर 7 बजे की बात करूं, तो क्या 7 बजे मेरे लिए पास्ट का भी पास्ट है? पास्ट का भी पास्ट हुआ। तो अब आपको सेंटेंस ऐसा देगा, उस एक सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन होंगे, समझना, एक सेंटेंस में 2 एक्शन होंगे, दोनों पास्ट एक्शन होंगे। उसमें से एक एक्शन पास्ट का होगा और दूसरा एक्शन उस पास्ट के भी पास्ट का होगा। तो आपको यह समझना है कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसमें V2 आती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो एक्शन पास्ट में हुआ है, मैट्रिक्स से भी बता दूंगा शॉर्टकट से, लेकिन आप समझो, जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसमें कौन सा वर्ब? सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन अगर एक्टिविटी से आपको यह पता चल रहा है कि एक एक्शन पास्ट में हुआ है और उस पास्ट एक्टिविटी के पहले भी कोई दूसरा एक्शन हुआ है, तो वो जो एक्शन है पास्ट का पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट में रहता है। मतलब 2 काम हुए, एक पहले हुआ है और एक बाद में है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट का पास्ट होगा, उसमें है क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वही वाले 2 सेंटेंस जो स्कूल में पढ़े थे, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, इसमें 2 एक्शन हुए हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, यह पहचानो। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकलती थी, तो ट्रेन पहले गई है और वो स्टेशन पर बाद में पहुंचा है, समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे ट्रेन का जो जाना है, इस वाले को ट्रांसलेट करते वक्त हेड प्लस V3 रखेंगे, और मैं स्टेशन पर पहुंचा, पास्ट सेकंड फॉर्म। वही वाली सेंटेंस बात हो गई कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज, तो मरीज पहले मरा या डॉक्टर पहले आया? मरीज पहले मरा है, तो जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर सेंटेंस में आपको 2 पास्ट एक्शंस मिलेंगे, समझना, 2 पास्ट एक्शंस मिलेंगे, और उन पास्ट एक्शन में जो पहले एक्शन हुआ है उसको प्रायर एक्शन कहते हैं। क्या बोला हमने? अब प्रायर का मीनिंग पहले होता है, क्या क्लास में कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? सबको पता है प्रायर का मीनिंग पहले। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ है यानी लेटर एक्शन, और लेटर एक्शन जो होता है वो कौन से में? पास्ट सिंपल में। मैंने कहा द थीफ अवे बिफोर
I opened the gate. Has run, had run, ran और will run. रन वर्ब जो होती है उसकी तीन फॉर्म होती है, रन, रैन और रन. अब एक बार इसको समझो क्या कह रहा है. द थीफ डैश अवे बिफोर आई ओपन द गेट. ओपन से पता चला सेंटेंस पास्ट का है, इतना क्लू मिला. तो एक तो वो कह रहा है कि मैंने गेट खोला और गेट खोलने के, गेट ओपन करने से पहले दूसरा एक्शन हो गया था. तो ये एक्शन हुआ, इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन हुआ, तो बोलो ये प्रायर एक्शन है क्या. तो इस वाले पार्ट में हैड प्लस V3 यानी हैड रन आएगा क्या. ठीक है, हमने यहां पर एक सेंटेंस और लिखा, देखना. ही टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड गॉन फ्रॉम देयर. पढ़ के देखो क्या सेंटेंस सही बन रहा है, क्या जो टेंस यूज किया वो सही है. ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे उसका नाम बताया. एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम बताया. कब बताया. आफ्टर ही हैड गॉन फ्रॉम देयर, वो गया और उसके जाने के बाद उसका नाम बताया गया है. तो यहां देखो आफ्टर का मीनिंग बाद में हुआ, तो वो बाद में बताया गया है. व्यक्ति पहले गया है या नाम पहले बताया गया है. तो पास्ट में एक्शन में सिंपल सी बात है, व्यक्ति का जाना पहले हुआ है तो हैड गॉन, और नाम बताने का एक्शन बाद में हुआ है तो टोल्ड. अब अगर मैं कहूं कि अगर सिचुएशन ऐसी बने कि दो पास्ट एक्शन है और एक को हमने कनेक्ट कर रखा है बिफोर से, एक को कनेक्ट कर रखा है आफ्टर से, तो बिफोर के पहले हैड प्लस V3 लगा देते हैं और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 लगा देते हैं. अब कहने को अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन इससे सिंपल सी बात है, कुछ सेंटेंस तो सही हो जाएंगे लेकिन सारे सेंटेंस सही हो कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि कई बार चीजें चेंज भी हो सकती है. तो आप अगर ये वाली सिचुएशन देखोगे कि पास्ट के एक्शन है, एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन हुआ है, वहां पर पास्ट परफेक्ट. मैंने कहा आई फाउंड माई बुक्स वेयर आई देम. ऑप्शन ए कीप, ऑप्शन बी केप्ट, हैड केप्ट, वॉज कीपिंग. जब तक कॉन्टेक्स्ट समझना आप पढ़ोगे नहीं, मिल नहीं पाएगा. आई फाउंड माई बुक्स, मुझे बुक्स कहाँ मिली, जहां पर पहले मैंने उनको रखा था. तो बुक्स कहीं मैंने रखी होगी, उसके बाद में ही तो मुझे वो कहीं मिली होगी. अब हेड कैप्ट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम में से कई लोग हेड कैप्ट का आंसर ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सेंटेंस हेड प्लस V3 वाला चल रहा है. हेड कैप्ट सही है. कीप, कैप्ट और कैप्ट तीन फॉर्म होती है. कीप होती है ना जो वर्ब रखना, उसकी तीनों फॉर्म होती है, कीप, कैप्ट और कैप्ट. अब यहां पर बताओ, बुक्स के मिलने का और बुक्स के रखने के दो एक्शन है, दोनों पास्ट के है ना. पहले कौन सा हुआ है, बुक्स के रखने का एक्शन, क्या ये पास्ट का पास्ट है. तो बोलो सी आंसर हुआ हैड कैप्ट. एक दो सेंटेंस देख लो, काम आसान हो जाएगा. मैंने कहा द पार्टी हैड बिगन बिफोर द चीफ गेस्ट
अराइव्ड, किसी पार्टी में चीफ गेस्ट को बुलाया था कोई सेमिनार वगैरह के लिए, लेकिन आए उससे पहले ही पार्टी स्टार्ट हो गई थी। तो गेस्ट का आना और उनसे पहले पार्टी का स्टार्ट होना, पास्ट का पास्ट कौन सा हुआ है? पार्टी का स्टार्ट। तो ये पास्ट का पास्ट है, तो बोलो हैड प्लस V3 सही है क्या? और उधर वाला माय ब्रदर टोल्ड मी दैट he saw my boss before। अब एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से, एकदम तरीके से। माई ब्रदर टोल्ड मी, उसने, मेरे भाई ने मुझे क्या बताया? कि उसने मेरे बॉस को पहले देख रखा है। तो एक, अगर आप देखोगे इस सेंटेंस में, तो एक तो यहां पर टोल्ड बताने की बात हुई है। जब वो उससे बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को, बॉस को पहले देख रखा है, तो देख तो उससे पहले रखा है, पास्ट का पास्ट हुआ ना, ये टोल्ड ऑलरेडी पास्ट है। तो इस वाले टाइम से पहले देख रखने की बात हुई है, तो सो आएगा क्या? क्या ये वाला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में रहेगा? तो हैड सीन, सेंटेंस ऐसा रहेगा कि ही हैड सीन माई बॉस बिफोर, उसने मुझे बताया कि भाई मैंने आपके बॉस को पहले देख रखा है। तो वो सेंटेंस पास्ट का पास्ट हुआ, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? व्हेन, लास्ट सेंटेंस देख लो, व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड that my brother had left for America। लेफ्ट फॉर का मीनिंग क्या होता है? लीव होता है, कहीं से चले गए आप, और लीव फॉर का मतलब उस जगह के लिए निकल गए। तो यहां पर लेफ्ट फॉर का मतलब वो अमेरिका जा रहा है अभी, ठीक है। अब इस सेंटेंस ऐसा हुआ कि व्हेन आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, क्या पाया? कि मेरा जो भाई है वो अमेरिका के लिए निकल। अगर इस सेंटेंस में वॉज लिविंग होता, वॉज लिविंग फॉर, तो भी सही होता। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा भाई अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस टाइम पर वो बैग लेकर रवाना हो रहा है, वो वाला भी सही है। और अगर वो चला गया तो ये भी सही है। एग्जाम के अंदर ऐसे दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, वहां 4 ऑप्शन आएंगे ना। कल आपको एक शीट मिलेगी, मैंने दी अभी, उस शीट के अंदर मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आपके जो स्कूल लेक्चरर में आए हुए हैं वो डाल दिए। 15 से लगभग 25 के समथिंग क्वेश्चंस जो राजस्थान में जो स्कूल लेक्चरर और जो ग्रेड 2 जो सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसके अंदर जो टेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने उसमें डाल दिए। क्वेश्चन वही होते हैं, एग्जाम में उसी टाइप के आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन, ऐसे लगभग 50-60 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार तो वो ऐसे क्वेश्चन भी देता है जिसमें कंफ्यूजन तो छोड़ो, 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे हमें इतना पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दिया तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। हमें पता है थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, तो उसके एक ऑप्शन दे दिया वो कट हो गया। कई ऐसी वर्ब होती है जिसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वही गलत देता है, जैसे KNOW। अब इसकी सेकंड फॉर्म KNEW होती है, एक ऑप्शन ही वो न्यू की जगह कुछ और दे देगा, इस तरीके से देगा। तो टेंस के क्वेश्चन ये मान के चलो कि एग्जाम के किस्मत खराब होती है तो ही डिफिकल्ट आता है, बाकी टेंस के क्वेश्चन तो 4 ऑप्शन से ही, कॉमन सेंस से ही करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें तो चाहिए क्वेश्चन कैसा भी आए सही होना चाहिए। तो ये वाली बात समझ में आ गई क्या? नहीं, नोट टाइम दूंगा, चिंता मत करो। तो एक बार बताओ,
पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बहुत सिंपल है। पास्ट परफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो आप क्या बोल दोगे, एक ही कीवर्ड में पास्ट का दो एक्शन होंगे, जो पास्ट के पास्ट में हुआ है वो होगा पास्ट परफेक्ट में। बस एक 3 सेंटेंसेस और देख लो, उसके बाद नोट कर लेना, पास्ट हो जाएगा कंप्लीट। कॉमन नॉलेज है। एक हमारे पास टेंस रिमेनिंग है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं चाह रहा हूं कि तीनों, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में सिमिलैरिटी है। तीनों को एक साथ में कवर करवा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले तो मुझे इसकी फॉर्म बता दो। हैड बीन प्लस आईएनजी। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा तो समझ में आया था क्या? आया था? तो अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, समझना। मैंने लिखा आई हैव बीन वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। क्या यह सेंटेंस सही है क्या? एक बार देख लो। आई हैव बीन वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। इस प्रोजेक्ट में मैं 10 साल से काम कर रहा। सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ, एक्शन अभी भी चल रहा है। 10 साल का काम पूरा हो चुका है, बाकी अभी भी काम। अब मान लो सेंटेंस उसने ये नहीं दिया, सेंटेंस दे दिया ऐसा ही, आई डैश वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years when I shifted to दिल्ली। जब मैं यहां से दिल्ली के लिए शिफ्ट हो गया। और एक सेंटेंस ये देख लो, आई डैश वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। नेक्स्ट जुलाई। ऊपर वाले सेंटेंस से कंपेयर करके देख लो, इतनी हंसी कैसे आ रही है? कोई जोक? कल की बात आज कोई समझ में आई है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिविटी लॉन्ग टाइम से चल रही है, इसमें भी कहा कि आई डैश वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। यहां तक तो जैसे ही हमने आगे देखा व्हेन आई शिफ्टेड टू, तो यहां पर बात अभी नहीं कह रहा कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट पर। मैं उस टाइम पर, जब मैं शिफ्ट हुआ था उस टाइम पर 10 साल से काम कर रहा था। तो बात पास्ट की हो गई, तो अब कर दिया हैड बीन। वैसे आगे लिखा हमने आई डैश वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। क्या अभी 10 साल हो गए इस काम करते हुए? नहीं, जुलाई में हो जाएंगे। तो विल हैव बीन, जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले ही फॉर्म पढ़ ली हमने सारी। विल हैव बीन वर्किंग ओवर दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years, मतलब एक छोटा सा हिंट देगा। पढ़ा जो हमने वही है, छोटे से हिंट से पता चल जाएगा कि बात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पास्ट का परफेक्ट। नोट कर लो इसको। फ्यूचर, हाँ, एक क्लास का है फ्यूचर। प्रेजेंट में टाइम लगा, पास्ट में कंपैरेटिवली कम लगा, फ्यूचर में और भी कम लगेगा। हाँ, नहीं, अभी तो 1.5 घंटा पड़ा है। आप लोगों ने तभी
तभी बोल रहे हो सर 3 बजे तक क्लास। नहीं, लेट नहीं हुआ, इस मामले में लेट नहीं हुआ।
हो गया। अब थोड़ा सा पैसेंस रखना, ध्यान से सुन लो, थोड़ी सी चीजें मैं एकदम शॉर्ट में ले रहा हूं, जल्दी जल्दी होगी लेकिन आएगा क्वेश्चन उसी में से, ठीक है। मैं एडिंग रख रहा हूं फ्यूचर सिंपल। अब सुन लेना ध्यान से, फ्यूचर सिंपल की बात होती है, फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, विल और शैल, सबको पता है। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम में ये तो आता है लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और आती है। याद है फर्स्ट डे मैंने कहा था कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है, ऐसी कुछ बात हुई थी। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि टेंस का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस का मीनिंग फॉर्म ऑफ द। आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आते नहीं है ये वाले कि जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है जैसे आपका हिस्ट्री का होता है, वैसे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टेंस है ना, नंबर ऑफ टेंस कितने हैं, तो 2 होते हैं वहाँ आंसर, 3 टेंस अगर लिखता है जो भी वो गलत होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि टेंस का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म में तो पास्ट। अब जिसको हम लोग फ्यूचर टाइम कहते हैं या फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, विल और शैल। 2 मॉडल्स हैं, तो एक तो हो गया विल और दूसरा हो गया शैल। अब हम लोग जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्प से भी फ्यूचर का टाइम बता सकते हैं। आपने सेंटेंसेस सुने भी होंगे, मैं बताऊंगा अभी। यानी हम टेंस तो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, और उसके अंदर टाइम कौन सा आ रहा है, फ्यूचर का। और जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी फ्यूचर का टाइम बता सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको जो शुरुआत में जो बताया था ना, कुछ सेंटेंस लिखवाए थे, उसका टाइम बताओ, उसका टेंस बताओ, उसके अंदर भी करवाया था। मैं 4 कंडीशन बता रहा हूं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम हम यूज करते हैं विल शैल, हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल, हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और एक और यूज हो सकता है बी प्लस गोइंग टू। ये 4 एक्सप्रेशन याद रख लेना, बी प्लस गोइंग टू। अब हुआ ये, देखो मीनिंग क्या होता है वो अभी वो लिखना नहीं है क्योंकि उससे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है मैं बता दूं। जब विल और सेल से अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं तो सामने वाला स्पीकर क्या चाह रहे हैं, वो आपको प्योर फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। प्योर फ्यूचर का मीनिंग होता है जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के तहत होता है। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि जैसे जो काम रेगुलर है, जैसे हर दिन आप लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक मान लो क्लास में रहते हो, या 2 बजे तक आप क्लास में रहते हो। अब आपका कोई दोस्त आता है और आपको कहे कि कल है ना मैं 12 बजे तुझसे मिलता हूं, तो आप बोला नहीं नहीं 12 बजे तो मैं क्लास में रहूंगा। तो क्या ये आपने अलग से कोई प्लान बनाया है क्या? जो काम डेली रूटीन का है उसी के तहत कोई फ्यूचर में हो रहा है काम, तो ऐसे फ्यूचर के एक्शन को किससे शो करते हैं, विल और शैल से। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है टाइम टेबल को बताने के लिए। ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, ये जो टाइम टेबल है, क्लास का टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल किससे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल से। और फ्यूचर में अगर कोई पर्सनल प्लानिंग है, जैसे आपने अपना कोई प्लान बना रखा है कि अगले वीक आप लोग एक हिस्टोरिकल प्लेसेस के टूर पर जाओगे, तो आपने जो प्लान बना रखा है फ्यूचर के लिए उसको किससे इंडिकेट करेंगे, और आपका जो इरादा है कोई काम करने का, उस इंटेंशन को किससे दर्शाया जाता है, बी गोइंग टू से। लेकिन हमें उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता रहा हूं समझ लेना। आपने ये वाला सेंटेंस ऐसे देखा होगा, द न्यू बैच स्टार्ट्स टुमारो। इस तरीके से सेंटेंस कोचिंग से देखे होंगे आपने, न्यू बैच स्टार्ट्स लिखे हुए होते हैं, न्यू बैच स्टार्ट्स लिखा हुआ होता है। तो अब आप देख लो वो स्टार्ट्स लिखा हुआ है, बात तो प्रेजेंट फ्यूचर की हो रही है लेकिन सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में रखा है, तो आ सकता है इसका मीनिंग। इसी सेंटेंस को आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, द न्यू बैच इज स्टार्टिंग
टुमारो, और इसी सेंटेंस को मैं चाहता, मैं ऐसा भी लिख सकता था, द न्यू बैच विल स्टार्ट टुमारो। मेरा काम यह है कि जितनी जरूरत है वही चीज बतानी। अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल का मतलब समझना, अगर कोई भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ध्यान रखना नया बैच कल स्टार्ट हो रहा है, तब मैं उस सेंटेंस को ऐसा बोलूंगा, द न्यू बैच इज स्टार्टिंग टुमारो। और एक कोचिंग के बाहर मैंने एक नोटिस बोर्ड पर लगा दिया, अब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बता रहा हूं, मैंने सिर्फ नोटिस बोर्ड पर लगा दिया, वहां पर इंफॉर्मेशन मैं किससे दूंगा, न न्यू बैच स्टार्ट्स। और आपको क्लास में आकर मैं अनाउंस करके जा रहा हूं, भाई सुन लेना कल से नया बैच स्टार्ट होगा, द न्यू बैच विल स्टार्ट। तो एक सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा सेंटेंस दिया कि द पीएम डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब हुआ ऐसा कि वो जब उलझाना चाहता है तो उसने क्या दिया, एक सेंटेंस दिया, द पीएम डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। से हमें इतना पता चला कि सेंटेंस तो किस में आएगा, फ्यूचर में। और हमारे माइंड में फ्यूचर की बात आती है तो विल और शेल के अलावा हम आगे जाते ही नहीं है। अब उसने जो चार ऑप्शन दिए, एक तो उसने दे दिया विल लीव्स लेफ्ट और हैज लेफ्ट। सारा गेम ऑप्शंस का है यहां पर। उसने जो चार ऑप्शन दिया, अब मैंने याद है मैंने क्या कहा था, चार ऑप्शन होते हैं तो करेक्ट आंसर की जगह इनकरेक्ट ऑप्शन को क्रॉस करो, वन बाय वन एलिमिनेट करो। आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा विल लीव, अब कुछ लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, विल देखते ही अच्छा इसमें तो विल आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ लगा देंगे। लेकिन यहां पर विल के साथ में क्या है, तो विल यानी कोई भी मॉडल है उसके साथ आने वाली वर्ब में एस और ईएस नहीं आता, तो ए तो किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता। अगर आपने वो चीज समझी है और देखा है तो, नहीं पता है तो लिख लेना भैया कि विल और शैल यानी कोई भी मॉडल जो है उसके बाद आने वाली वर्ब में एस और ईएस नहीं आता। दूसरी चीज, पीएम सिंगुलर है क्या, अब हमने आगे देखा, आगे तो विल और शेल वाला है ही नहीं, तो हम कंफ्यूज हो गए। फिर हम पता है क्या सोचते हैं, कुछ लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बोला कोई मिसप्रिंट होगा, कोई एरर होगा, तो भी आंसर वो ये कर देंगे। जब पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में विल और शेल अगर गलत है तो और कौन सा ऑप्शन है हम फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस कर पाए, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। क्या इस सेंटेंस के अंदर लेफ्ट किसी भी कंडीशन में आ सकता है, क्या हैज लेफ्ट आ सकता है, क्या लीव्स का यूज करके फ्यूचर का टाइम को दे सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। अब ऑप्शन में तीन गलत होते, एक ऑप्शन इज लिविंग होता तो भी सेंटेंस सही होता, और विल लीव होता तो भी सेंटेंस सही होता। डोंट शाउट, सॉरी डोंट वरी लिखा मैंने, डोंट वरी आई विल हेल्प यू, डोंट वरी आई विल हेल्प यू। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये तो टाइम टेबल को बताता है, इससे पता चला हम किसी चीज के टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। और ये वाला है, ये पर्सनल प्लानिंग को इंडिकेट करता है, पर्सनल प्लानिंग को बताता है। सर आपने तो कहा था फ्यूचर सिंपल में तीनों टेंस आ सकते हैं, क्या इस वाले सेंटेंस में डोंट वरी आई विल हेल्प यू, क्या इस सेंटेंस में क्या आई हेल्प यू हो सकता है, या आई एम हेल्पिंग यू हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात, क्या जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा क्या इसमें टाइम टेबल है कोई, तो टाइम टेबल है नहीं तो ये भी नहीं आ सकता। क्या इसमें कोई प्लानिंग है, ये प्रॉमिस किया हुआ है, ये भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आई विल हेल्प यू। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज तब होता है जब बात
पर्सनल प्लानिंग की होती है। आई एम गोइंग टू सेटल इन मुंबई, ये आपकी प्लानिंग है, तो आपने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बता दिया। बी गोइंग टू की बात करें, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ये जो गोइंग टू है ये इंटेंशन को दर्शाता है। किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंशन को दर्शाता है। और इंटेंशन के लिए क्या यूज करते हैं? बी गोइंग टू, इज एम आर गोइंग टू। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को दोबारा सुन लेना। सेंटेंस में अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो आपके माइंड में विल और शैल पहले आता है, वो सही है गलत नहीं है। आपको विल शैल को ही प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जब चार ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि विल शैल वाला यहां पर कंडीशन बन नहीं रही, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन और हैं, प्रेजेंट सिंपल भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी है। उस पर भी जाकर आपको चेक करना है। आपको पहली सिचुएशन में विल और शैल ही करनी है, कंफ्यूजन आपको रहेगी नहीं। लेकिन जब वो ऑप्शन ही गलत है तो आपको पता होना चाहिए कि दो सिचुएशन और भी बनती है जिसके थ्रू भी हम फ्यूचर का टाइम बता सकते हैं। और अगर इरादे की बात, इंटेंशन की बात हो रही हो, तीन ऑप्शन गलत हैं, तो हम देखो, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो भी सही होता। लेकिन उन्होंने यहां पर गोइंग टू लगाकर क्या बता दिया? इरादे को, इंटेंशन को दर्शा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रख लेना, ये जो चार सिचुएशन में बता रहा हूं ना फ्यूचर के लिए, आपको चार में से एक ही वर्ब वहां पर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो वर्ब, और मान लो आपको मिल भी जाए कि प्रेजेंट सिंपल भी आ गया और विल और शैल भी आ गया, तो आपको प्रायोरिटी विल शैल को ही देनी है। प्रायोरिटी तो विल और शैल को ही देनी है। लेकिन मान लो जब विल शैल गलत है तो आपके पास ऑप्शन है कि मुझे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी मैं फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्या मेरी बात पहुंची आप तक? क्या बोला लास्ट टाइम, दोबारा बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो? कोई अगर बाहर घूम रहा है तो क्लास में आ जाना 1 मिनट के लिए। फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करने के लिए क्या आएगा? विल और शैल। अगर ऑप्शन इस तरीके से बन रहे हैं कि तीन ऑप्शन आ नहीं सकते, विल और शैल भी नहीं है उसमें, तब हमारे पास दो ऑप्शन और बचते हैं कि प्रेजेंट सिंपल भी बचता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बचता है, और बी प्लस गोइंग टू भी है हमारे पास एक। ठीक है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बता दिया कि एग्जाम में अगर ऑप्शन आए तो आप इसके बारे में भी कम से कम एक बार सोच सकते हो। इसके बाद आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है क्या? एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी कंप्लीट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर्म बताना इसकी एक बार, विल और शैल, विल शैल, विल शैल के साथ बी और बी के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से क्या इंडिकेट हुआ आपके माइंड में कि एक्शन जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उस वक्त चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द सेंटेंस इज, द एक्शन इज ऑन गोइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस से बताया कि जो मैं पास्ट का टाइम रेफर कर रहा हूं ना, उस टाइम पर एक्शन चल रहा था। कुछ ऐसा ही बना। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने क्या देखा था? सब लोग सो रहे थे, काम चल रहा था। इस टेंस के अंदर क्या होगा? फ्यूचर का टाइम होगा, और वो गैस कर रहा है कि उस टाइम पर मेरा ये काम जो चल रहा होगा। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, 2 महीने बाद में एग्जाम है, 3 महीने बाद में रिजल्ट आ जाएगा, 4 महीने बाद में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है, और 4 महीने 10 दिन बाद में आप वापस यहां आ जाओगे मिठाई लेकर। तो अब मैं, जैसे आपने ये चीज देखी, तो क्या हम गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट 5 महीने बाद इस वक्त आप लोग अपनी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो ये वाली सिचुएशन ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, काम चल रहा होगा। तो वही देखो, बात समझना। मैंने कहा एट दिस टाइम टुमारो I will be traveling to my village। आपने कहा कि कल मैं ना तुझे 11 बजे ऐसे कॉल करता हूं। बोला कॉल मत करना भैया, क्योंकि कल इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात हो गई ना, देखो एट दिस टाइम टुमारो।
तो अब जब सेंटेंस ये आया, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता कि सेंटेंस क्या बनेगा। जो 4 ऑप्शन है उनमें से वन बाय वन एक एक ऑप्शन को रखकर हम पहचान सकते हैं क्या इससे कॉन्टेक्स्ट पूरा बन रहा है क्या। हमने देखा कि एट दिस टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग टू माई विलेज, अपने गांव की तरफ मैं जा रहा हूंगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। आई विल बी डूइंग माई MA कई बार इमेजिन कर लेते हैं हम ऐसे, आपने किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया और ऐसे मैं खुश हो रहे हो कि इस टाइम पर नेक्स्ट ईयर में उस क्लास में बैठा हूँगा, पढ़ाई कर रहा हूँगा। आई विल बी डूइंग माई MA एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इस मोमेंट में मेरा वो काम चल रहा होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका इतना पूछा नहीं जाता। लेकिन पास्ट परफेक्ट की तरह इसका भी जो फ्यूचर परफेक्ट है वो पूछा जा सकता है, और बहुत ही सिंपल है फ्यूचर परफेक्ट। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था, जैसे 12 बजे का टाइम तो है प्रेजेंट, तो 10 बजे का टाइम हुआ पास्ट। क्या 7 बजे का टाइम पास्ट का पास्ट हुआ? ऐसा ही हुआ। अब मान लो ये सिचुएशन ऐसी बने, 12 बजे की जगह अब मैंने कर दिया बात 3 बजे की, क्या 3 बजे का टाइम फ्यूचर है? और मैं कहूं कि इस 3 बजे से पहले ही कोई काम मेरा पूरा हो चुका होगा, 3 बजे से पहले ही मेरा कोई काम हो, तो फ्यूचर का टाइम होगा उस फ्यूचर के टाइम से पहले, उस फ्यूचर के टाइम से पहले मेरा कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो उस टेंस को, उस सेंटेंस को किस में रखेंगे? मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कल जैसे कहीं घूमने के लिए अपन जा रहे हैं, मैंने कहा आप वहां ऑडिटोरियम में कब पहुंचोगे? आपने कहा मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। तो बोला तू भी पहुंच जाएगा ना, चिंता मत कर, तू 5 बजे पहुंचेगा तो उस टाइम तक मैं वहां पर पहुंच चुका होऊंगा, मतलब 5 बजे से पहले। क्या इस सेंटेंस के अंदर भी टाइम का कुछ सेंस आएगा ना? टाइम दिया होगा तभी तो पता चलेगा। तो वो टाइम क्या होगा उससे भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें आपको पहले तो फॉर्म बता दो, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। इसमें आपको जैसे सेंटेंस में सिंस और फॉर टाइम दिया तो सेंटेंस में पता चला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो आपको टाइम एक्सप्रेशन देगा उसमें बाय प्लस फ्यूचर टाइम मिलेगा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। बाय का मीनिंग क्या होता है? डेडलाइन। आपने, आपसे मैंने पैसे लिए, आपसे आपने कहा सर कब दे दोगे वापस? मैंने कहा मंडे को दे दूंगा, तो ऑन मंडे, ऑन, और वही अगर मैं कहूं मंडे तक लौटा दूंगा तो क्या बोलूंगा? बाय मंडे। अब बात मंडे की नहीं कर रहा, मतलब मंडे से पहले पहले कभी भी डेडलाइन की बात हो गई। तो वैसे ही ये बाय प्लस टाइम आ रहा ना, तो इस टाइम की बात नहीं कर रहा है, इस टाइम से पहले। तो ये क्या हुआ सेंटेंस देखो, मैंने कहा ही विल हैव डिलीवर्ड द फूड पैकेट्स बाय द टाइम यू रीच देयर। क्या कह रहा है? सेंटेंस की लैंग्वेज समझो। ही विल हैव डिलीवर्ड द फूड पैकेट्स, फूड पैकेट्स वहां पर पहुंचा चुका होगा, कब? बाय द टाइम यू रीच देयर। आप जब पहुंचोगे ना उस टाइम से पहले ही एक्शन हो चुका होगा। फ्यूचर का टाइम है, उस फ्यूचर के टाइम से पहले एक्शन हो चुका होगा। क्या इसमें बाय प्लस टाइम दिया हुआ है? और बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, सेंटेंस कौन से में रहेगा? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
आई विल हैव रिटन माई अनदर नॉवल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक मैं अपना दूसरा नॉवल लिख चुका। क्या मेरा दूसरा नॉवल साल के अंत में लिखा जाएगा या साल के अंत से? साल का अंत कब होगा? 31 दिसंबर। तो इस 31 दिसंबर से पहले ही एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ये पता किससे चला हमें? बाय प्लस फ्यूचर का टाइम। आपको सिंपल सा सेंटेंस देगा, बाय प्लस फ्यूचर का टाइम देगा, तो समझ जाना उस सेंटेंस को फ्यूचर के परफेक्ट में रखना होगा। इस वाले पार्ट से आपको सेंटेंस ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात सही है? एक छोटी सी चीज बताकर इसको कंप्लीट कर रहा हूं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, समझना। मैंने कहा व्हेन यू विल रीच देयर आई विल आई विल सी यू। जब तुम वहां पहुंचोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। व्हेन यू विल रीच देयर, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे तो मैं आपसे मिलूंगा। और एक सेंटेंस अगर मैंने ऐसा लिखा, इफ यू विल टॉक टू हिम ही विल हेल्प यू। दो सेंटेंस आज के लिए लास्ट, समझ लो ये। इन दोनों सेंटेंस के अंदर क्या आपको एक जगह पर टाइम और एक जगह पर कंडीशन दिख रही है? यहां तो क्या है? टाइम। इसको हम लोग बोलेंगे टाइम क्लोज। क्या बोला? और क्लोज क्या होती है? जहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज होती है। हिंदी में जिसको उपवाक्य कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्लोज कहते हैं। इस सेंटेंस में कितनी क्लोज है? दो। एक आगे वाली क्लोज जिसको मेन क्लोज कहा गया है, और एक ये वाली क्लोज जिसकी बिगिनिंग टाइम से हुई है, इसको क्या बोला? टाइम क्लोज। और दूसरी वाली क्लोज कौन सी है? इस वाली क्लोज को क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लोज। क्या आप किसी भी सेंटेंस में टाइम क्लोज आ रखी है और कंडीशनल क्लोज आ रखी है उसको पहचान जाओगे क्या? कैसे पता चलेगा कि टाइम क्लोज है? हैं? सिर्फ वैन आएगा? वैन आ सकता है, टिल आ सकता है, अनटिल आ सकता है, एज सून एज आ सकता है। ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो टाइम की बात कर रहे हैं। और कंडीशन में क्या आ गया? इफ आ गया या अनलेस आ गया। तो पहचान जाओगे ना? तो ध्यान रख लेना, सेंटेंस में टाइम और जो कंडीशनल क्लोज जो होती है, मैं विल और शैल नहीं आता है। कंडीशनल और टाइम क्लोज में कभी भी विल और शैल। सर आपने क्यों लगाया? वही पढ़ाना है। तो इस सेंटेंस में ये वाला विल नहीं आएगा और इसमें ये वाला विल। तो एक ब्रैकेट ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा दे जिसमें आपको ब्लैंक दे रखा है और उसके अंदर अगर कंडीशन और टाइम क्लोज की बात हो रही है तो उसमें विल और शैल वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात सही है? तो ये सेंटेंस इतना ही होगा, व्हेन यू रीच देयर ही सही होगा, और इसमें इफ यू टॉक टू हिम ही सही होगा। यही रीजन है, देखो मैंने इसमें बाय द टाइम यू रीच देयर लिखा, यू विल रीच देयर नहीं लिखा। वैसे कॉन्टेक्स्ट विल रीच का आना चाहिए था। चलो इसको कर लो नोट, यहां से करना है ना।
अभी तक 1.5 घंटा पढ़ा है।